गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र, और जिसमें हमारा पाठ 3 हम लोग ने शुरू किया हुआ है। उसका नाम है बेटा अंग्रेजी सत्ता के परिणाम। इसके पूर्व वीडियो में हमने ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की स्थापना देखी हुई है, अंग्रेज और मराठों के बारे में जानकारी ली, और सहायक सेना ने किस तरह से अंग्रेज़ों ने कूटनीति से मराठाओं पर राज करने के लिए कौन से प्रस्ताव रखे, इसके बारे में भी इसके पूर्व वीडियो में हमने चर्चा की हुई है। आज हम लोग उसके सामने का भाग देखेंगे, यहाँ से 1800 ईस्वी सन 1802 से। तो 1802 ईस्वी सन में सबसे पहले जो बाजीराव हुए थे प्रथम, उसके बाद हुए बाजीराव द्वितीय। इन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी 1802 में, परंतु यह संधि वसई की संधि के रूप में प्रसिद्ध है। यह संधि अनेक मराठा सरदारों को स्वीकार ही नहीं थी। मतलब देखिए, इसमें हमारे द्वितीय बाजीराव जो थे ना, ये पद का नाम है, जो पद में दिया जाता था। बाजीराव करके एक पद था, उनका नाम था ये, प्रथम बाजीराव, द्वितीय बाजीराव। तो उसमें ये जो बाजीराव ने संधि की हुई थी अंग्रेजों के साथ, इसके विरुद्ध बहुत सारे मराठा खड़े थे और उनको ये संधि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। तो फलस्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ, और इस विजय के पश्चात अंग्रेजों का मराठी राज्य में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। अब देखिए बेटा कि अगर राजा की ही सहमति है और वो चाहता है कि अंग्रेज और मराठा ये दोनों मिलकर काम करें, वैसे देखा जाए तो ये सबसे गलत निर्णय था बाजीराव द्वितीय का। परंतु उसके समर्थन में और मराठा जो उसका विरोध कर रहे थे, उसके भी विरोध में अंग्रेज और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज जीते, मराठा हारे, और उसके बाद अंग्रेजों का हस्तक्षेप धीरे धीरे मराठा राज्य में बढ़ने लगा। 1802 के बाद यह हस्तक्षेप बाजीराव द्वितीय को असह्य हुआ, अतः बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अब देखिए, इन दोनों में संधि थी, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर रहे थे, परंतु ये जो संधि थी ये बाजीराव द्वितीय को कहीं खटकने लगी, और उनको ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और या फिर उनको बाजीराव द्वितीय को ये लगा कि अंग्रेज जो है उनका मकसद कुछ और ही है। ये उनको पता ही नहीं था कि अंग्रेजों का मकसद ये था कि वो पूरे के पूरे भारत पे ही अपना राज्य करना चाहते थे। ये बात बाजीराव द्वितीय के बाद में ध्यान में आई, और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, और इस युद्ध में उनकी पराजय हुई, और सन 1818 में उसने आत्मसमर्पण किया। मतलब बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर लिया। इस बीच मुगलों की राजधानी प्रत्यक्ष में दौलतराव शिंदे के अधिकार में थी। शिंदे की सेना को पराजित कर जनरल लेक ने मुगल शासक को बंदी बनाया और हिंदुस्तान पर भी विजय पा ली। मतलब देखिए, जो मुगल की राजधानी थी जहाँ पे दौलतराव शिंदे का अधिकार चल रहा था, उनकी सेना ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया, परंतु जनरल लेक के साथ युद्ध में वो बंदी बनाए गए, और इस वजह से फिर हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने दोबारा विजय पा ली। इसके बाद आपको छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में यहाँ पे जानकारी बताई गई है कि पेशवाई का अस्त हुआ, फिर भी सातारा के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पर ही थे। देखिए बेटा, पेशवाई का धीरे धीरे अस्त होता गया, और जो सातारा एक महाराष्ट्र में शहर है, उनके राजा जिनका नाम छत्रपति प्रताप सिंह था, वो तभी भी गद्दी पर ही बैठे थे। और उनके गद्दी पर होने के बाद, जैसे कि मैंने अंग्रेज़ों के बारे में आपको जानकारी बताई कि वो अपना एक प्रतिनिधि, जहाँ पे सत्ताधीश महाराजा हैं, उनके दरबार में रखते थे, है ना। और जब इनके साथ संधि हो जाती थी अंग्रेज़ों के साथ, तो उनको, जैसे इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि उनको नकद राशि दी जाती थी या फिर प्रदेश दिया जाता था, और उसके अलावा उन्होंने अपने प्रतिनिधि को रखने की भी मांग की थी, और वो सत्ताधीशों के साथ बात करेगा, अन्य सत्ताधीशों के साथ चर्चा करेगा, इसकी भी उन्होंने
परमिशन ले ली थी। तो ये संधि करने के बाद उनका प्रतिनिधि, अंग्रेजों का प्रतिनिधि छत्रपति प्रताप सिंह के साथ रहता था। तो कभी कभी अब क्या हुआ कि ग्रांट डफ नामक अधिकारी जो इनके राज्य में छत्रपति प्रताप सिंह के साथ दरबार में रहता था, कौन? ग्रांट डफ। यह अधिकारी उनके राज्य प्रशासन में सहायता करने हेतु नियुक्त किया गया। परंतु कालांतर में क्या हुआ, गद्दी से पदच्युत करके काशी में रखा। वहीं पर उनकी 1847 ईस्वी सन में मृत्यु हुई। तो वहाँ पे उन्हें रखा गया था गद्दी पर, तो वहाँ पे ग्रांट डफ नामक जो अधिकारी को नियुक्ति हुई थी वो अभी भी गद्दी पर ही था, परंतु उसके गद्दी पर होने के बाद जो छत्रपति प्रताप सिंह थे उनकी मृत्यु हो गई 1847 में। अब छत्रपति प्रताप सिंह के प्रमुख प्रशासक रंगो बापूजी गुप्ते ने इंग्लैंड जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाई। अब उनके ऊपर अन्याय शुरू हुआ, क्योंकि अब तो राजा ही नहीं रहे थे और अब मध्यस्थी करने वाले कौन थे? फिर अंग्रेज ही थे। और अंग्रेज जो हैं वो अपनी सत्ता बढ़ाने की हर कोशिश कर रहे थे, और उनकी कोशिश को असफल करने के लिए जो छत्रपति प्रताप सिंह के प्रशासक थे, जिनका नाम रंगो बापूजी गुप्ते था, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाई, इसका अन्याय किया, इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। परंतु न्याय मांगने के उनके प्रयास विफल हुए। परंतु ये देखिए, इंग्लैंड से ही उनको ऐसे बताया गया था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा राज्य बढ़ाना है, और जहाँ पर भी हम हुकूमत बना सकते हैं, हमारी हुकूमत बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग को प्रयास करते रहने हैं। इस वजह से जो भी इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने इस न्याय की मांग को खारिज कर दिया, विफल कर दिया, और सीधा आगे चलकर यहाँ पे लॉर्ड डलहौसी ने उत्तराधिकारी अधिकार अस्वीकार कर सन 1848 ईस्वी सन में सातारा का राज्य हड़प लिया। देखिए, 1747 में मृत्यु होने के उपरांत सिर्फ एक साल में ही नया लॉर्ड जनरल लॉर्ड डलहौसी यहाँ पे अधिकारी बना, और सातारा का राज्य दोबारा, मतलब पहली बार ही अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अंग्रेज जो है वहाँ पे फिर राज्य करने लगे। अब सातारा का भी राज्य यहाँ से चला गया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ प्रताप सिंह के बारे में जानकारी बताना चाहता हूँ बेटा, कि वो क्या थे। वो बहुत ही उम्दा और मेहनती किस्म के शख्स थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देशवासियों के लिए की। तो छत्रपति प्रताप सिंह ने सातारा शहर में एवतेश्वर मंदिर के पीछे और महादरा में तालाबों का निर्माण करवाया। अब देखिए, इन तालाबों का निर्माण उन्होंने इसलिए करवाया कि उन तालाबों का पानी शहर में ले जा सके और शहर में सड़कें बनवाई जा सके, सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवाए जा सके, लड़के और उनके साथ लड़कियां भी संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी सीखें। आपको तो पता होगा कि लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए मनाही की जाती थी और उनको पढ़ाई का हक नहीं दिया जाता था, और वो समय में लड़कियों को सिर्फ चूल्हा संभालने के लिए और शादी करने के लिए ही वो जन्मी है, ऐसा बताया गया रहता था। लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कों के कंधे से कंधे लगाकर कोई भी कार्य आज के जीवन में कर सकती है। तो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी सीखने के लिए स्कूल खुलवाए, इनके लिए विद्यालय का निर्माण कराया। वहीं पर एक छापखाना खुलवाया, छापखाना यानी कि प्रेस खुलवाया, कि जिससे दैनिक समाचार लोगों तक पहुंच सके, और अनेक उपयोगी ग्रंथ भी छपवाए। उनके लिए उन्होंने लाइब्रेरी भी बनवाई। सन 1827 ईस्वी सन में उन्होंने राजनीति विषयक सभा नीति नामक एक ग्रंथ लिखकर छपवाया। उन्होंने सातारा से महाबलेश्वर तथा प्रतापगढ़ तक की एक सड़क बनवाई। देखिए, सातारा में महाबलेश्वर है, वहाँ से प्रतापगढ़ तक की एक ऐसी सड़क बनाई कि जहाँ पे भगवान के दर्शन भी महाबलेश्वर की जो ठंडी है उसका लुत्फ उठा सके, वहाँ पे जो खाई है वो देख सकें, और प्रतापगढ़ तक की चढ़ाई भी लोगों को पता चले, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसलिए उन्होंने एक सड़क बनवाई जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई। वही सड़क आगे महाड़ तक के ले जाई गई। छत्रपति प्रताप सिंह प्रतिदिन दैनंदिनी लिखा करते थे, मतलब उनको एक डायरी लिखने की भी बहुत सुंदर सी आदत थी। उनको वो डायरी प्रतिदिन या बिना भूले या याद से लिखते थे। अब स्टूडेंट, हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे कि सन 1848 तक हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन अब हम लोग 1765 यानी कि लगभग एक
शतक पूर्व हम लोग चलते हैं तो देखिए अंग्रेजी सत्ता के भारत पर परिणाम में उन्होंने दोहरी शासन व्यवस्था का प्रचार किया था। दोहरी शासन व्यवस्था क्या है, तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि दोहरी शासन व्यवस्था यानी कि जब कंपनी के निर्णय के अनुसार कोई भी राज्य पर अंग्रेज राज्य करते हैं या उनको सहायता करते हैं तो उनके मुताबिक उनके कार्य के अनुसार वो अपने राजस्व इकट्ठा करने का कार्य करेंगी। कंपनी राजस्व इकट्ठा करने का कार्य यानी कि सेना से उनके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो उससे बचाव करेगा और इसमें लगने वाले पूरे सैन्य बल जो होगा वो सिर्फ अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा और इसके अलावा सिर्फ वो राजा को अपने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखनी है। यही कार्य बताया गया था कंपनी द्वारा। परंतु ये दोहरी शासन व्यवस्था जो है वो बाद में उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे, ठीक है ना। तो ये क्या है हम लोग देखते हैं अभी कि रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1765 ईस्वी सन में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया। वो कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथ में रखा तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य बंगाल के नवाब को सौंपा। जो भी बंगाल का नवाब था उसको शांति और व्यवस्था सौंपने का कार्य किया था। और ये जो दोहरी शासन व्यवस्था वो बंगाल में शुरू हुई थी बेटा, पश्चिम बंगाल जो कि अभी का नया राज्य हम लोग को पता है भारत में। तो इसी को दोहरी शासन व्यवस्था भी कहते हैं कि अंग्रेज सिर्फ सैन्य बल लगाएगा, बाकी शांति और व्यवस्था राजा को देखनी पड़ेगी या नवाब को देखनी पड़ेगी। तो दोहरी शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम कालांतर में दिखाई देने लगे। सामान्य जनता से कर के रूप में वसूल किया गया पैसा कंपनी के अधिकारियों ने अपनी जेब में दबाया। अब देखिए कंपनी के जो भी अधिकारी रहते थे वो क्या करते थे, वो अपने सैनिकों को जो हमारी भारत देश की सामान्य जनता थी उनसे कर के रूप में वसूल करती थी और वो पैसा जो है वो कंपनी अपने जेब में डालती थी, अधिकारी अपने जेब में डालते थे और उस वजह से भारत के पैसों का बहुत ज़्यादा खराब व्यवहार होता था। तो भारत में व्यापार करने का एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था। आपको पता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबसे पहले अपने भारत देश में आई और ये कंपनी की वजह से इंग्लैंड में बहुत सारी जो कंपनियां हैं इसके प्रति वो ईर्ष्या करने लगे और भारत में चल रहे कंपनी के प्रशासन पर इंग्लैंड में आलोचना होने लगी। मतलब ये जो कंपनी कर लगाती थी, कर वसूल करती थी और उस वजह से फिर भारतीयों का नुकसान होता था और उनकी मनमानी चल रही थी। इस पे इंग्लैंड में बाकी अन्य कंपनियों में इसकी आलोचना हुई, इसका विरोध हुआ। तब कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कुछ महत्वपूर्ण भी कानून बनाए। इसके लिए कंपनी ने कुछ नए कानून पार्लियामेंट में लॉन्च किए इंग्लैंड में और वो कानून क्या थे वो हम लोग अभी हमारे अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। वो भाग होगा हमारा पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून और इस कानून की वजह से हमारे भारत देश में इसके ऊपर क्या असर पड़े इसकी भी बहुत ही सुंदर जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। तब तक जितना पोर्शन आज हमने पढ़ा है स्टूडेंट वो अच्छे से आप लोग पढ़ के रखिए और लर्न करते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।